नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर। मैथ्स की रिवीजन क्लासेज में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ रहे हैं। कल हमने इसके 9 क्वेश्चन किए थे। कल थोड़ा टेक्निकल इश्यू की वजह से क्लास बीच में बंद हो गई थी। आज जो बाकी का बचा हुआ पार्ट है उसको हम आज देखते हैं। बाकी के बचे हुए क्वेश्चन भी करेंगे और साथ में कुछ लास्ट में इम्पोर्टेंट पॉइंट भी आपको बताए जाएंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। क्वेश्चन है, एक त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 2, -2, 6, -3 और 4, 2 है। तो आपको बताना है त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक। देखो ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है जिसमें निर्देशांक दे रखे हैं ए, बी और सी। ए के निर्देशांक है 2, -2, बी के निर्देशांक है 6, -3 और सी के निर्देशांक है 4, 2। तो अगर आपको केंद्रक के निर्देशांक निकालने हैं, केंद्रक जी के निर्देशांक, तो जी के निर्देशांक होते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे में 3 और y कोऑर्डिनेट होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। अब आप इनको जोड़ लो, x1 है और यहाँ पे x2 है और ये x3 है। तो जी के जो निर्देशांक होंगे, x1 हो जाएगा 2 प्लस 6 प्लस x3 बन जाएगा 4 बटे में हो जाएगा 3 और y कोऑर्डिनेट को जोड़ेंगे तो y1 है -2, y2 है -3 और y3 है +2 और बट्टे में आ जाएगा 3। जब आप इनको जोड़ेंगे 6 और 2 8, 4 12, 12 में 3 का भाग लगेगा तो ये आ जाएगा 4 कोमा, यहाँ +2 से -2 कैंसिल हो गया, -3/3 तो ये हो जाएगा -1 और इसका आंसर आ जाएगा 4, -1। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब आप कुछ पॉइंट समझो यहाँ पे। अगर हमसे केंद्रक के निर्देशांक पूछे, देखो त्रिभुज के 4 केंद्र होते हैं, अंतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र और केंद्रक। चारों में से किसी के भी एग्जाम में निर्देशांक पूछे जा सकते हैं, हालांकि केंद्रक के निर्देशांक ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो अगर हमें केंद्रक के निर्देशांक बताने हैं, निर्देशांक, केंद्रक के निर्देशांक, केंद्रक के निर्देशांक, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, अगर कोई ट्राइंगल है ए बी और सी, केंद्रक अगर जी है और जी के निर्देशांक आपको ज्ञात करना है और शीर्ष है आपके x1 y1, यह है x2 y2 और सी है x3 y3। तो जी के निर्देशांक बनते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ये केंद्रक के निर्देशांक होते हैं। केंद्रक के साथ ही अगर आपको अंतः केंद्र के निर्देशांक पूछ ले तो भी कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अंतः केंद्र के निर्देशांक, अंतः केंद्र के निर्देशांक, कोई त्रिभुज है ए बी सी, ए बी सी, तीनों शीर्ष के निर्देशांक आपको दिए हुए रहेंगे। ए के निर्देशांक है अंतः केंद्र के निर्देशांक, ए के निर्देशांक x1 y1 है, बी के निर्देशांक x2 y2 है और सी के निर्देशांक आपको मिलेंगे x3 y3। अंतः केंद्र के अगर निर्देशांक आपसे पूछे, यहाँ पर अंतः केंद्र है, अंतः केंद्र के निर्देशांक देखो क्या होते हैं। एक तो आपको यहाँ पे इनकी डिस्टेंस लिख लेनी है। ए है तो सामने वाली भुजा को स्मॉल ए से डिनोट कर देता हूँ, यहाँ पे बी है तो सामने वाली भुजा को स्मॉल बी से डिनोट कर देते हैं, यहाँ पे सी है तो सामने वाली भुजा को स्मॉल सी से डिनोट कर देते हैं। अब यहाँ अंतः केंद्र का फॉर्मूला होता है ए x1 प्लस बी x2 प्लस में सी x3 बटा होता है ए प्लस में बी प्लस में सी, जहाँ पर ए बी सी त्रिभुज की भुजाएं होती है।
अगर इसका y कोऑर्डिनेट ज्ञात करना है तो फॉर्मूला होता है ए वाई वन प्लस में बी वाई टू और प्लस में सी वाई थ्री बटा होता है ए प्लस में बी प्लस में सी। ये होते हैं अंतः केंद्र के निर्देशांक। अगर ये इन सेंटर बनता है तो अंतः केंद्र के निर्देशांक। अगर एग्जाम में परिकेंद्र के निर्देशांक हमसे पूछ ले, परिकेंद्र के निर्देशांक, परिकेंद्र के निर्देशांक तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? इसका एक तरीका देखो। परिकेंद्र के निर्देशांक जब भी पूछेगा तो आपको 3 शीर्ष तो मिल जाएंगे। यहाँ पर ए, बी और यहाँ बनेगा सी। ए के निर्देशांक है x1 y1, बी के निर्देशांक है x2 y2 और सी के निर्देशांक है x3 y3। अब यहाँ पर देखो तरीका क्या लगाना है। अगर परिकेंद्र बन रहा है तो हम जानते हैं कि ये जो परिकेंद्र होता है, परिकेंद्र त्रिभुज के शीर्षों से समान दूरी पर होता है। और अगर परिकेंद्र त्रिभुज के शीर्षों से समान दूरी पर होता है तो ये सभी डिस्टेंस आपस में इक्वल होगी और इस इक्वल डिस्टेंस को ही हम परित्रिज्या कहते हैं, कैपिटल आर कहते हैं। परिकेंद्र है तो परिवृत्त बनेगा और ये जो डिस्टेंस होगी ये परित्रिज्या होगी। अगर ये तीनों बराबर है तो अगर आपको O के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, जो कि O परिकेंद्र है, तो इसके निर्देशांक ज्ञात करने का तरीका ये है कि या तो आप ओ ए बराबर ओ बी को सरल कर लो। ओ ए बराबर में ओ बी यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपस में बराबर होगी। इसको आप सरल करेंगे, इक्वेशन बनेगी, वहां से x और y का मान निकाल सकते हैं। या फिर हम दो इन भुजाओं को बराबर कर सकते हैं जहां OB और OC बराबर होगी। OB बराबर होगी OC, इससे भी हम लोग परिकेंद्र के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। या फिर आपके पास में OC और OA को भी आप बराबर कर सकते हैं। OC बराबर में OA, इन दोनों को जब बराबर करेंगे तो x y की फॉर्म में इक्वेशन बनेगी, वहां से आप x और y का मान निकाल सकते हैं। और यहाँ सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल होता है, समकोण त्रिभुज होता है, तो समकोण त्रिभुज में ये A है, ये B है और ये C है। A के निर्देशांक x1 y1 है, B के निर्देशांक x2 y2 है और C के निर्देशांक x3 y3 है, x3 y3 है। और समकोण त्रिभुज में जो परिकेंद्र होता है ये हमने पढ़ा था, समकोण त्रिभुज में कर्ण का मध्य बिंदु होता है। तो यहाँ पर ये जो O पॉइंट होगा ये परिकेंद्र होगा। और परिकेंद्र के निर्देशांक डायरेक्ट कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि ये AC का मध्य बिंदु है तो यहाँ हम AC का मिड पॉइंट निकाल लेंगे। परिकेंद्र AC का मध्य बिंदु, दो बिंदु के निर्देशांक हमें मिल जाएंगे तो हम मिड पॉइंट के निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे और वही मिड पॉइंट के निर्देशांक समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र के निर्देशांक होंगे। इसके साथ ही यदि हमसे लंब केंद्र के निर्देशांक पूछ लेता है, लंब केंद्र के निर्देशांक, लंब केंद्र के निर्देशांक तो कैसे ज्ञात करेंगे? यहाँ पर त्रिभुज ABC है, A, B और C, यहाँ से कोई परपेंडिकुलर लाइन है D पे काटेगी तो AD, B से E पे काटेगी तो BE और C से F पर काटेगी तो CF। ये तीनों परपेंडिकुलर होंगे यानी ये लंब होंगे। अगर आपसे इनके निर्देशांक पूछे, इस बिंदु के निर्देशांक पूछे, तो आपको कोई भी दो लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। यानी आपके पास में या तो AD लंब की समीकरण होगी या BE लंब की समीकरण होगी या फिर CF लंब की समीकरण होगी। इन दोनों में से या तो आप AD व यहाँ से आप लिख सकते हैं BE की समीकरण को सरल करके प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक निकालते हैं, वही लंब केंद्र होगा। प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक, प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक, और वो जो निर्देशांक होंगे
वही लंब केंद्र के निर्देशांक होंगे, लंब केंद्र के निर्देशांक। इस तरह से हम इसको सरल कर सकते हैं। अब या तो AD तथा BE की इक्वेशन मिलेगी, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपके पास में BE और CF हो जाए। BE यानी एक तो BE की इक्वेशन मिल जाए व CF की इक्वेशन मिल जाए। इसको भी सरल करके हम मान ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि लंब केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर एग्जाम में प्रतिबिंब से संबंधित काफी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर है y बराबर 3 में बिंदु 5 कोमा -3 का प्रतिबिंब क्या है। देखो मैं 5-6 कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, उसके बाद में आपको कोऑर्डिनेट बना के देखने की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट देखकर बता सकते हैं कि इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा और उसके निर्देशांक क्या होंगे। प्रतिबिंब से संबंधित 5-6 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। प्रतिबिंब, पॉइंट नंबर है 1, अगर प्रतिबिंब अक्ष अक्ष पर देखना है, अक्ष अक्ष पर, तो याद रखना आपके पास अगर कोऑर्डिनेट अक्ष कोमा y है, तो अक्ष अक्ष पर यदि प्रतिबिंब बनेगा तो अक्ष कोऑर्डिनेट सेम रहता है और y कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो जाता है। ध्यान से इसको समझने की आवश्यकता है। उसके बाद प्रतिबिंब से संबंधित क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे आपके लिए। अक्ष कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, y कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो जाता है। दूसरा कंसेप्ट है कि अगर y अक्ष पर प्रतिबिंब देखना है, y अक्ष पर, तो याद रखना है अक्ष और y अगर निर्देशांक है, कोऑर्डिनेट है, तो y अक्ष पर y कोऑर्डिनेट तो सेम रहता है, अक्ष कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो जाता है। तीसरा पॉइंट है कि अगर अक्ष अक्ष के कोई समांतर रेखा है, अक्ष अक्ष के समांतर रेखा, समांतर रेखा, अक्ष अक्ष के कोई समांतर रेखा होगी तो y बराबर में वहां पर कोई मान होगा, k मिलेगा हमें। उस पर यदि आपको प्रतिबिंब देखना है और अगर कोऑर्डिनेट अक्ष कोमा y है, तो याद रखना अक्ष अक्ष के समांतर रेखा पर भी अक्ष कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा। ये जो y कोऑर्डिनेट होगा, y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2k माइनस में y। ये आपको याद रखना है, 2k माइनस में y। इसी प्रकार अगर y अक्ष के समांतर कोई रेखा है, y अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर रेखा जो होगी वहां पर अक्ष का कोई मान मिलेगा, अक्ष बराबर में k। उस पर यदि आपको प्रतिबिंब देखना है तो, और कोऑर्डिनेट अगर अक्ष कोमा y है, तो याद रखना है वहां पर y कोऑर्डिनेट, y अक्ष के समांतर अगर कोई लाइन है उस पर अगर प्रतिबिंब देखना है तो फिर उसका y कोऑर्डिनेट तो सेम रहता है और अक्ष कोऑर्डिनेट बनेगा 2k माइनस में अक्ष। ये आपको याद रखना है, 2k माइनस में अक्ष। फिर अगला जो पॉइंट है वो आता है पॉइंट नंबर 5। अगर मूल बिंदु से, मूल बिंदु 0 0 से प्रतिबिंब देखना है, मूल बिंदु 0 0, मूल बिंदु 0 0 से अगर प्रतिबिंब देखना है, 0 0 से प्रतिबिंब, और अगर कोऑर्डिनेट अक्ष कोमा y है, अक्ष कोमा y है, तो याद रखना यहाँ दोनों के साइन चेंज हो जाते हैं। अक्ष कोऑर्डिनेट का भी साइन चेंज हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट का भी साइन चेंज हो जाएगा। इसके साथ ही आप याद रखना अगर अक्ष बराबर y, अक्ष बराबर y रेखा पर अगर प्रतिबिंब देखना है और अगर कोऑर्डिनेट अक्ष कोमा y है, तो ये दोनों आपस में चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो y कोमा अक्ष बन जाएगा, यानी ये दोनों आपस में चेंज हो जाते हैं और मूल बिंदु पर दोनों के साइन चेंज हो जाते हैं। ये केवल 5-6 पॉइंट आपको ध्यान रखना है, फिर प्रतिबिंब का कोई भी क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखो y बराबर 3 दे रखा है। अगर ये y बराबर 3 है, इसका मतलब ये रेखा अक्ष अक्ष के समांतर है, अक्ष अक्ष के समांतर। और अभी अभी हमने पढ़ा अक्ष अक्ष के समांतर रेखा का अक्ष कोऑर्डिनेट तो सेम रहता है, तो यहाँ पर अक्ष कोऑर्डिनेट सेम है, 5 है तो 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, 5 यहाँ पर है,
तो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट तो रख दो आप 5 और y कोऑर्डिनेट होता है 2k माइनस में y, 2k माइनस में y। अब देखो यहाँ पर k का मान रखो, k तो y बराबर दिया हुआ है 3, तो यहाँ आप 3 का मान रखेंगे, 3 मान रखेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और माइनस में y का मान है माइनस का 3। अगर ये माइनस का 3 है और माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ बन जाएगा 3। तो ये जो निर्देशांक बनेंगे 5,9, 5,9 इसका राइट आंसर होगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप कोई भी प्रतिबिंब का क्वेश्चन सरल कर सकते हैं। ये कंसेप्ट, कुछ कंसेप्ट आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन नंबर है 12। निम्नलिखित में से m के किस मान से समीकरण निकाय 18x माइनस 72y प्लस 13 बराबर 0 और है 7x माइनस my माइनस 17 बराबर 0 का कोई हल नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन को हल करने से पहले मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट और बता देता हूं जो क्वेश्चन में बहुत ज्यादा काम आते हैं। देखो, रेखा से संबंधित अगर दो लाइन आपके पास में दे रखी है, a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इक्वल टू 0, ये लाइन है L1। और अगर दूसरी लाइन है a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इक्वल टू 0, ये दूसरी लाइन है L2। तो यहाँ 3 कंडीशन आपको याद रखनी है। नंबर 1, a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 है। तो याद रखना वो दोनों की दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी और उनका एक हल होगा, एक हल जिसे हम बोल सकते हैं अद्वितीय हल। अद्वितीय हल, वो रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, एक ही बिंदु पर काटेगी, इसलिए एक हल हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2, अगर दोनों समीकरण में a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 और बराबर नहीं है c1 बटा c2, अगर ये कंडीशन बनती है तो वो दोनों रेखाएं पैरेलल होगी, समांतर होगी और समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। तीसरी कंडीशन बनती है, तीसरी कंडीशन यहां पर बनेगी। देखो, तीसरी कंडीशन है a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2। अगर ये सारे आपस में बराबर है तो वो रेखाएं संपाती होगी, यानी एक दूसरे के ऊपर लाइन होगी संपाती, और संपाती रेखाएं एक से अधिक यानी अनंत बिंदुओं पर काट सकती है। तो अगर ये अनंत बिंदुओं पर काटती है तो इसके अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे, अनंत हल। यहां पर आप लिख सकते हैं संपाती होगी, यहां पर लिख सकते हैं समांतर होगी और यहां पर लिख सकते हैं प्रतिच्छेदी होगी। अब देखो, क्वेश्चन कह रहा है कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, इसका मतलब वो रेखाएं समांतर होगी, और अगर वो रेखाएं समांतर होगी तो कंसेप्ट लगेगा ये वाला, a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। तो अगर हमसे m का मान पूछा है, m के किस मान के लिए, तो इन दोनों को बराबर कर देंगे। a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2, कंप्लीट लिखो एक बार तो a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 और इज नॉट इक्वल टू होगा c1 बटा c2। यहाँ से इन दोनों मानों को हम बराबर कर देंगे। a1 यहाँ पर कितना है 18 बटे a2 यहाँ पर कितना है 7, बराबर में वहां से b1 है माइनस के 72 बटे में b2 है माइनस का m, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 18 से ये 4 बार कट जाएगा, 7 उधर गुणा हो जाएगा तो m बराबर आ जाएगा 28, m का मान हो जाएगा 28। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर है 13। यदि एक वर्ग के 3 शीर्षों के निर्देशांक आपको दे रखे हैं 0,0
0,-4 और 4,0। तो आपको चौथे शीर्ष का निर्देशांक बताना है। आप इसको ऐसे ज्ञात कर सकते हैं, एक तो कोऑर्डिनेट बना के, यानी यहाँ पर मूल बिंदु होगा 0, 0, मूल बिंदु यहाँ पर बनेगा 0,0। एक कोऑर्डिनेट बता रहा है 0,-4, यानी अक्ष कोऑर्डिनेट 0 है और y का मान -4 है, तो y का मान -4 यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अक्ष कोऑर्डिनेट 0 है और y का मान है -4। फिर कह रहा है 4,0, यानी y कोऑर्डिनेट वहां पर 0 है और y कोऑर्डिनेट 0 कब होता है? जब वह बिंदु अक्ष अक्ष पर स्थित होता है। तो अगर पॉइंट अक्ष अक्ष पर स्थित है तो यहां से ये कोऑर्डिनेट अक्ष का मान तो यहाँ पर 4 होगा और y का मान 0 हो जाएगा। अब आप देखो, यहाँ को आपको वर्ग बनाना है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, अक्ष का मान है वो y अक्ष से लंबवत दूरी होता है, तो यहाँ पर 4। यहाँ से यहाँ तक की दूरी -4 है, दूरी में माइनस आता नहीं है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 है। तो वर्ग बनाना है तो यहाँ से आगे 4 दूरी चलना पड़ेगा और यहाँ से भी दूरी 4 चलनी पड़ेगी। तो अगर ये 4 और ये 4 होगा और ये पॉइंट चौथे चतुर्थांश में होगा, चौथे चतुर्थांश में अक्ष का मान तो होगा पॉजिटिव और y का मान होगा नेगेटिव, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 4, तो अक्ष का मान तो हो जाएगा 4 और यहाँ से यहाँ तक है 4, तो y का मान भी 4 होगा, लेकिन y का जो मान है वो नेगेटिव होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4,-4। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर कोई वर्ग है जिसके 3 निर्देशांक अगर आपको पता है, एक तो है 0,0, एक है 4,0 और एक निर्देशांक है 0,-4। तो चौथा निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे? चौथे निर्देशांक को मैं मान लेता हूं अक्ष कोमा वाई, अक्ष कोमा वाई मान लिया। अब आप देखो, अगर किसी वर्ग के दोनों विकर्ण को खींच दिए जाए तो फिर ये दोनों विकर्ण आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी ये आपस में समद्विभाजित करेंगे तो ये डिस्टेंस इनकी इक्वल होगी। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि इन दोनों बिंदुओं के बीच का पॉइंट होगा ये, और अगर ये बीच का पॉइंट होगा तो इसके निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। x1 प्लस x2 बटा 2, 0 प्लस 4 बटा 2 हो जाएगा 2। फिर यहाँ y1 प्लस y2 बटा 2, यानी -4 बटे 2 निर्देशांक हो जाएंगे -2, यानी इन दो बिंदुओं के बीच का निर्देशांक हमने देख लिया 2, -2। अब अगर ये वर्ग है तो ये जो मिड पॉइंट, अगर यहां मैं नाम दे दूं ए, बी, सी, सॉरी यहाँ पे ये बनेगा 4 था, 4,0। अगर यहाँ पे मैंने नाम दे दिया सी और यहाँ पे नाम दे दिया डी, तो अगर ये AC का मिड पॉइंट है तो ये BD का भी मिड पॉइंट होगा। तो मैं कह सकता हूं यहाँ पर x1 यानी अक्ष प्लस में x2 है 0 बटे में 2, बराबर में मध्य बिंदु का अक्ष कोऑर्डिनेट आना चाहिए 2, तो वहां से अक्ष का मान आ जाएगा 4, तो अक्ष का मान तो आ गया 4। फिर y1 प्लस y2 यानी y प्लस में 0 बटे में 2, बराबर आना चाहिए y कोऑर्डिनेट, मध्य बिंदु का y कोऑर्डिनेट -2 है, इसको इधर भेज दो तो y बराबर आ जाएगा -4 और यही इसके निर्देशांक होंगे। अक्ष का मान तो हो जाएगा 4, y का मान हो जाएगा -4, 4,-4। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2,-3 है तथा बी के निर्देशांक 1,4 है। ये कह रहा है बिंदु ए के निर्देशांक बताने हैं और ए बी वृत्त का व्यास है। ये कोई सर्किल है, वृत्त है, जहां पर ए बी, ए और बी वृत्त का व्यास है। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, जिसका केंद्र 2,-3 है, यानी केंद्र के निर्देशांक आपको दिए हुए हैं 2,-3 और बी के निर्देशांक आपके पास में है 1,4, 1,4। आपको ए के निर्देशांक बताने हैं। तो अगर ये वृत्त का केंद्र है और ए बी व्यास है तो ये ए बी का मध्य बिंदु होगा, और अगर ए बी का मध्य बिंदु होगा तो ए के निर्देशांक x, y लिख लेंगे
और हम जानते हैं x1 प्लस x2 बटा 2 बराबर आना चाहिए मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, और y1 प्लस y2 बटा 2 बराबर आना चाहिए मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। तो हम लिखेंगे यहाँ x प्लस में 1 बटा 2 बराबर आना चाहिए 2। तो यहाँ से x प्लस 1 बराबर हो जाएगा 4 और x बराबर हो जाएगा 3। एक को उधर भेजेंगे तो x का मान 3 हो जाएगा। उसके बाद देखो y1 प्लस y2 यानी y प्लस में 4 बटे में 2 बराबर आना चाहिए माइनस का 3। ये कोऑर्डिनेट आना चाहिए -3। इसको उधर भेजेंगे तो y प्लस में 4 बराबर हो जाएगा माइनस का 6। फिर इसको इधर भेजेंगे तो ये भी माइनस का होगा और ये बन जाएगा माइनस का 10। तो a के जो निर्देशांक बनेंगे, a के जो कोऑर्डिनेट बनेंगे वो बनेंगे 3, -10। ये इसका आंसर होगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3,0, 4,5, -1,4 और -2, -1 है। जिस तरह से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं उसी तरह से हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं। तरीका देखो एक बार, यहाँ लिखना है 1/2, और अगर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो इसमें 4 शीर्ष होते हैं। तो यहाँ पर मॉडुलस में आप लिखेंगे x1, यहाँ लिख दो y1, यहाँ लिख दो x2, यहाँ लिख दो y2, यहाँ पर लिखेंगे x3, y3 और यहाँ लिखेंगे x4 और यहाँ लिख देंगे y4। और बाद में जो स्टार्टिंग में आपने लिखा था x1 y1 इसको एक बार रिपीट करना है। तो यहाँ लिख देंगे x1 और y1, फिर मॉडुलस लगा देंगे। अब देखो उसके बाद में इस तरह से गुणा करना है, इन दोनों का गुणा करना है, इस तरह से ये गुणा करना है। उसके बाद 1/2 यहाँ पर ये जो आपने गुणा किया इसका योग करना है। फिर आपको इस तरह से गुणा करना है, ये सभी गुणा करने हैं, और ये जो आपने गुणा किया है इनका भी योग करना है, और इन दोनों को माइनस कर देना है अंतर, और बाद में मॉडुलस लगाना है। यानी फाइनल रिजल्ट जो यहाँ पर बनेगा वो नेगेटिव नहीं हो सकता। बाकी इन दोनों को तो आपको माइनस करना है। तो यहाँ से अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, यही तरीका लगाते हैं। यहाँ बनेगा 1/2, x1 आपके पास में 3, 0, x1 और y1 तो यहाँ 3 और 0, x2 है 4, 5 तो x2 4 है और y2 है 5, x3 y3 क्या होगा माइनस का 1 और यहाँ पे बनेगा 4 और यहाँ पे बनेगा माइनस का 2 और यहाँ पर बन जाएगा माइनस का 1। और उसके बाद एक बार रिपीट करना है 3,0, 3 और यहाँ पे 0। अब आप इधर गुणा कर लो, ये भी गुणा कर लो, ये भी गुणा कर लो, ये गुणा करो और इसको ऐसे भी गुणा करो। अब देखो इसको थोड़ा आप डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं। 1/2 तो चलता रहेगा, 1/2 यहाँ पर मॉडुलस होगा, ये 5 तिये 15 प्लस ही तो करना है योग, 5 तिये 15, 4 चौके 16, 15 और 16 हो गए 31, -1 1 यानी ये बन गए प्लस का 1 32। और जब इसको 0 से गुणा करो तो ये 0 हो जाएगा, तो ये तो बन गया 32। उसके बाद माइनस इधर वाले गुणा का योग करना है, ये तो 0 बन जाएगा, ये माइनस का 5 हो जाएगा, ये माइनस के 4 दूनी 8 हो जाएगा और ये माइनस का 3 हो जाएगा। तो माइनस का 5 और माइनस का 8, 8 और 5 13 और फिर माइनस का 3 यानी माइनस का 16। तो माइनस के बाद यहाँ रिजल्ट बनेगा माइनस का 16। अब यहाँ मॉडुलस लगा दो, ये बनेगा 1/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो इनटू में आ जाएगा 32 और 16 48 हो जाएगा। आप 2 का भाग लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा 24। 24 वर्ग मात्रक इसका आंसर हो जाएगा, 24 वर्ग मात्रक। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24। तो ये 15 क्वेश्चन हो गए। इसके साथ हम लोग पढ़ते हैं 15 क्वेश्चन के बाद हम पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट
जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में देखने को मिल सकते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो। आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे दो रेखाओं के बीच का कभी कोण पूछ लिया जाए, दो रेखाओं के बीच का कोण, दो रेखाओं के बीच का कोण वो होता है टेन थीटा बराबर में m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, जहां m1 और m2 उन दोनों रेखाओं की परवणता होती है। दूसरा और इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि अगर आपके पास में दो रेखाएं समांतर है, दो रेखाएं समांतर है, पैरेलल है, ये समांतर है, और अगर इनकी परवणता m1 और m2 है, परवणता m1 है और m2 है, तो कंसेप्ट जो बनता है वो बनता है m1 बराबर m2। याद रखना, दो समांतर रेखाओं की परवणता बराबर होती है, m1 बराबर में m2। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है, लंबवत है, अगर ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है और लंबवत है और इनकी जो प्रवणता है m1 m2 है, तो कंसेप्ट बनेगा m1 इंटू m2, m1 इंटू m2 बराबर होगा -1। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखो पॉइंट नंबर है 4। इसमें आपको याद रखना है, अगर कोई लाइन अक्ष अक्ष के पैरेलल है तो उसकी प्रवणता क्या होगी। अगर कोई रेखा अक्ष अक्ष के समांतर है, जैसे अगर ये कोऑर्डिनेट है, यहाँ पर ये मूल बिंदु O है और ये अक्ष अक्ष है, और यहाँ से अगर कोई लाइन अक्ष अक्ष के पैरेलल है, तो इस लाइन की जो प्रवणता होगी, अक्ष अक्ष के समांतर जो रेखा है इसकी प्रवणता होती है m बराबर में, यहाँ पर y कोऑर्डिनेट कांस्टेंट हो जाता है, इसलिए m बराबर होती है 0, m बराबर 0। और अगर ये लाइन y अक्ष के पैरेलल है, तो याद रखना y अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता m बराबर होती है इन्फिनेटिव, अनंत। ये कैसे होती है मैं समझा देता हूँ। देखो प्रवणता बराबर m बराबर होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो जब ये लाइन अक्ष अक्ष के समांतर होगी, जब ये लाइन अक्ष अक्ष के समांतर होगी, तो यहाँ पर y कोऑर्डिनेट कांस्टेंट रहेगा, y का मान कभी नहीं बदलेगा। y का मान यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 होगा, आगे भी 3 ही रहेगा। तो अगर y का मान बदलेगा ही नहीं तो y का अंतर बनेगा ही नहीं, और जब y का अंतर ही नहीं बनेगा तो यहाँ पर मान 0 हो जाएगा, इसलिए m का मान यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार जब y अक्ष के समांतर कोई रेखा होगी तो उसका अक्ष कोऑर्डिनेट सेम होगा। अक्ष कोऑर्डिनेट सेम, मान लो यहाँ पर अक्ष का मान अगर 4 है तो इस पूरी लाइन पर 4 ही रहेगा, और जब अक्ष का मान ही नहीं बदलेगा तो वहां पर अक्ष का अंतर बनेगा ही नहीं, और अक्ष कोऑर्डिनेट का अंतर ही नहीं बनेगा तो बट्टे में 0 हो जाएगा, और जब बट्टे में 0 होगा तो इन्फिनेटिव बना देगा, अनंत बना देगा। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर है 5। पॉइंट नंबर 5 ये है कि अगर आपको किसी रेखा की प्रवणता m दी हुई है तथा उसके कोऑर्डिनेट x1 और y1 दिए हुए हैं, x1 और y1 दिए हुए हैं, और अगर आपसे उस रेखा का समीकरण पूछा जाए तो समीकरण बराबर होता है y माइनस में y1 बराबर होगा m x माइनस में x1। इसमें आप मान रख के समीकरण बना सकते हैं। दूसरा एक पॉइंट यहाँ पर जो बनता है, अगर आपको प्रवणता ना देकर दो बिंदु दे दें, x1 है और y1 है, और दूसरा x2 है और y2 है, अगर दो बिंदु दे दें और उसके बाद समीकरण पूछा जाए तो समीकरण बराबर क्या बनेगा। समीकरण बराबर में ये जो समीकरण बनेगा, यहाँ m की जगह दो बिंदुओं के लिए प्रवणता का सूत्र रख देंगे, जो कि होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ आप देखो ये तो सेम ही रहेगा, y माइनस में y1 बराबर m की जगह रख देंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस में x1, और इनटू में आ जाएगा x माइनस में x1।
ये समीकरण बनेगा अगर दो बिंदु दे रखे हैं तो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, पॉइंट नंबर है 7। सातवें पॉइंट में अगर कोई पॉइंट है x1 y1, x1 y1 और इसकी किसी रेखा से लंबवत दूरी ज्ञात करनी है। रेखा का समीकरण है ax प्लस में by प्लस में c इक्वल टू 0। अगर इस लाइन से इस पॉइंट की लंबवत दूरी ज्ञात करनी है तो ये लंबवत दूरी जो होगी, लंबवत दूरी, इसका जो फॉर्मूला होगा ये फॉर्मूला बनेगा a x1 प्लस by1 प्लस में c अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। और यहाँ पर हम मॉडुलस लगा देंगे क्योंकि दूरी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये फॉर्मूला बनता है। अगला पॉइंट नंबर 8 है, अगर दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी पूछे, दो समांतर रेखाएं, इनके बीच की अगर दूरी पूछे, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, तो दोनों समांतर रेखाओं की इक्वेशन मिलेगी। इक्वेशन होगी a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इक्वल टू 0 और यहाँ पर a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इक्वल टू 0। ये दो लाइन है, पैरेलल है, और अगर इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है तो आपको यहाँ पर एक काम एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो a1 a2 और b1 b2 का अनुपात समान होता है, तो यहाँ पर आपको a1 और a2 b1 और b2 को सेम करना पड़ेगा। इक्वेशन से अगर आप सेम कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर a1 बटा a2 इक्वल टू होता है b1 बटा b2 और आगे तो नॉट इक्वल टू होता है c1 बटा c2। तो जब आप a1 a2 और b1 b2 को सेम कर लेते हैं तो अंतर तो c1 और c2 में ही रहेगा। तो यहाँ पर जो दूरी बनेगी समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, वो बनेगी मॉडुलस c1 माइनस में c2 बटे में रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अगला जो पॉइंट है, एक दो पॉइंट और है यहाँ पर। अगर आपसे कोई सरेखीय पॉइंट के बारे में पूछे, सरेखीय बिंदु, तो सरेखीय का जो कंसेप्ट होता है, तीन या तीन से अधिक बिंदु अगर एक ही रेखा पर होते हैं, एक ही स्ट्रेट लाइन पर होते हैं, तो उसे हम सरेखीय कहते हैं। तो अगर आपके पास में ये कोई लाइन है, यहाँ पर 3 पॉइंट है, इसको मैं नाम दे देता हूँ x1 y1 कोऑर्डिनेट है, यहाँ पर कोई पॉइंट है x2 y2 कोऑर्डिनेट है, और यहाँ पर कोई पॉइंट है x3 y3 कोऑर्डिनेट है, x3 y3 कोऑर्डिनेट है। तो आप सरेखीय को दो प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं, या तो किसी भी ट्राइंगल का ये जो बिंदु है, इन तीनों बिंदु से ट्राइंगल का एरिया 0 कर दो, या फिर आप इन दोनों की प्रवणता बराबर कर दो, m1 बराबर m2। यहाँ से m1 जो बनेगी वो बनेगी y3, सॉरी यहाँ y2 है, y2, तो y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 बराबर होगा, जब इसकी प्रवणता ज्ञात करेंगे तो हमें लिखना पड़ेगा y3 माइनस y2, y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2, x3 माइनस में x2। तो एक तो कंसेप्ट बनता है सरेखीय का और एक कंसेप्ट बनता है संगामी का। अगर तीन या तीन से अधिक लाइन एक ही पॉइंट पर काटती है तो वो सभी लाइन संगामी होती है। ये तीन या तीन से अधिक लाइन यहाँ पर काट रही है, तो इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए मान लेते हैं ये लाइन L1 है, ये L2 है और ये L3 है। तो इन तीनों में से किसी दो लाइन के समीकरण को हल करके उसका प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात कर लेते हैं, और वही प्रतिच्छेद बिंदु संगामी पॉइंट का निर्देशांक होगा। यानी L1 व L2 के समीकरण को हल करके प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक निकालने होते हैं। प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक
और वो जो निर्देशांक होंगे वही होंगे संगामी पॉइंट के निर्देशांक, संगामी बिंदु के निर्देशांक। बस ये 8-10 पॉइंट आपको ध्यान रखने होते हैं और इसी के साथ ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कंप्लीट रिवीजन मैंने करवा दिया है। ओके, थैंक यू सो मच।